गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अभय जैन। सर के बारे में बता दूँ, सर वर्चुअल वॉयज कॉलेज के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कई सारी चीज़ों से सर जुड़े हुए हैं। तो आज हम जानते हैं सर से उनके बारे में और बाकी सभी चीज़ों के बारे में भी। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशन क्या रही है और किस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की। मैंने बी किया है प्राइमरीली कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग किया है। ब्रांच मेरी कंप्यूटर साइंस थी और इंजीनियरिंग के बाद सामान्यतः या तो कुछ लोग नौकरी करना पसंद करते हैं या कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं, फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं। कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं, कुछ लोग एमटेक करना चाहते हैं, कुछ लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या किसी और देश में जाके फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं। सो मैंने भी जीआरई और टॉफल को क्वालिफाई करने के लिए इंजीनियरिंग के दौरान मेहनत की। सो इंजीनियरिंग के दौरान जब जीआरई और टॉफल का प्रिपरेशन किया तो स्पोकन इंग्लिश से जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मैं प्राइमरीली एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मूलतः मैं खरगोन ज़िले में कसरावत करके एक तहसील है, वहाँ से हूँ। तो मेरा स्वाभाविकतः इंग्लिश कमज़ोर था इंजीनियरिंग के दौरान। सो इंजीनियरिंग में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के बजाय सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज से दो हाथ करना पड़ा। सो जब 4 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज से दो हाथ किया तो इंजीनियरिंग ख़त्म होते होते ऐसा महसूस हुआ कि क्यों न इसी को आजीविका का साधन बना लिया जाए। तो मैंने पोस्ट इंजीनियरिंग बजाय कि कोई फर्दर एजुकेशन लेने के मैंने तय किया कि क्यों ना कामकाज शुरू करते हैं और मेरी ही तरह के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनको दिशा दिखाने का कामकाज करते हैं। सो वहीं से आजीविका भी आएगी। चूँकि ध्येय अच्छा था तो स्वाभाविक माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। जी, वर्चुअल वॉयज की शुरुआत कब से हुई और किस मोटिव के साथ आपने इसकी स्टार्टिंग की थी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं जैसे मैंने बताया मैं कसरावत से हूँ। 10th तक मेरा मैथमेटिक्स गणित बहुत अच्छा हुआ करता था। तो बड़े स्वाभाविक आजू बाजू के इकोसिस्टम ने सलाह दी कि मैथ्स ले लीजिए 11th-12th में, जैसे कि सामान्यतः कहा जाता है। सो 11th-12th में मैथ्स ले लिया। स्वाभाविकतः मैथ्स लिया है आपने तो आप इंजीनियरिंग करोगे। सो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और ये पता करने की कि मुझे कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग करनी चाहिए या मेरा किस ब्रांच में रुचि है, ये समझने के बजाय ब्रांच का चयन इस आधार पे किया गया कि किस में सबसे ज़्यादा स्कोप है। तो स्वाभाविकतः आजू बाजू के उसी इकोसिस्टम ने सलाह दी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच लीजिए। मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली। ये अलग बात है कि यदि उस समय के 12th के अभय जैन से पूछा भी जाता कि कौन सा ब्रांच लोगे तो शायद तब इतना ज्ञान नहीं था। अच्छी बात है कि आज के 11th-12th के बच्चों के पास इतना ज्ञान होता है कि वो ये निर्णय ले पाते हैं कि मैं किस कोर्स के लिए, किस पाठ्यक्रम के लिए बना हूँ, किस में मेरी ज़्यादा रुचि है और कौन सा मैं सब्जेक्ट लूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। मेरे साथ मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग लेना जो है वो इट वाज बाय लक, बाय चॉइस नहीं था, ये बाय लक था। स्वाभाविकतः कंप्यूटर साइंस में मेरी रुचि नहीं थी, चूँकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मेरा प्यार बना नहीं तो शायद मैं कंप्यूटर साइंस के उस इंजीनियरिंग के कोर्स में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। सो मैं बताना ये चाहता था कि मैं खुद भी उस एक भेड़ चाल का शिकार हूँ जिसमें आप वो करते हो जो दुनिया करना चाहती है, आप वो करते हो जिसमें दुनिया कहती है कि बहुत स्कोप है, ये आप वो नहीं करते जिसमें आपकी रुचि है। सो 2000 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। 2000 से लेकर 2007 तक हम छोटे छोटे कोर्सेज ऐड करते चले गए। वी स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्सेज। हमने टेली ऐड किया, हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐड किया, फिर वेब डिज़ाइनिंग ऐड किया, फिर हार्डवेयर नेटवर्किंग ऐड किया, फिर एनिमेशन ऐड किया, विजुअल इफेक्ट्स ऐड किया। 2007-8 के दौरान मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो वोकेशनल एजुकेशन डोमेन्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, उनमें बहुत स्कोप है और आज की जो पीढ़ी है वो रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम करने के बजाय उस भेड़चाल की तरफ जाती है, डिग्री के ढेर लगाती है। बीई करते हैं, एमई करते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं और फिर वो तय करते हैं कि आप क्या करना है। जबकि आइडियली आपको 12th में तय करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी रुचि किस में है। सो 2008-9-10 में मैंने ये सपना गढ़ना शुरू किया कि हम कोई एक ऐसा संस्थान शुरू करें इंदौर में। इस इंदौर शहर ने मुझे बेशक बहुत कुछ दिया है, तो मैं चाहता तो इसी वर्चुअल वॉयज की शुरुआत शायद बॉम्बे कर सकता था। ऑब्वियसली यदि मुझे चॉइस मिलती तो मैं बॉम्बे करना पसंद करता, पर चूँकि इस इंदौर शहर से मेरा प्यार है, ये मेरा अपना शहर है और
मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ से, नाम, शोहरत। सो मैंने इंदौर में 2010 में वर्चुअल वॉयज कॉलेज की स्थापना की, जिसमें हमने एक छत के नीचे उन सब पाठ्यक्रमों को समाहित किया जो सिर्फ़ और सिर्फ रुचि आधारित हैं, जिसमें रटना नहीं होता, बहुत ज़्यादा लिखना या किताबें पढ़ना नहीं होता, जिसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है। मसलन फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, मीडिया, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, इवेंट मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, मल्टीमीडिया, फिल्म मेकिंग, UI UX, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। आप पेज 3 से भी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर किस तरह से क्या हैंडल करते हैं आप? अब आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। सो हमने लेटली पिछले 3-4-5 सालों में सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कारोबार शुरू किया। हम इसको प्रोफेशनली कई पॉलिटिकल सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, छोटे बड़े बिजनेसेस, ब्रांड्स, इंडिविजुअल्स का सोशल मीडिया हम मैनेज करते हैं। कंपनी का नाम है पेज 3 डिजिटल, जिसमें हम उन ब्रांड्स का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन अकाउंट, वेबसाइट, ब्लॉग्स, उसके लिए रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पोस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उनको रिजल्ट्स ला के देते हैं। एक्स्ट्रा डोज करके भी एक कंसेप्ट है जिसके आप फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये क्या कंसेप्ट है? ये एक स्वाभाविकतः समय की एक मांग है। वास्तविकता में पिछले 15-16 सालों से, जब से मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैंने ऐसा पाया है कि जो भारत में निचला तबका है, जो वास्तविकता में छोटे कस्बों या उससे भी छोटे जो ग्राम हैं, वहाँ के लोग, कस्बों के लोग, छोटी छोटी तहसीलों के लोग, जो बच्चे हैं, उनको दो ही चीज़ों से वो थोड़ा दूर हैं, या जो एजुकेशन से रिलेटेड जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे वो वंचित हैं, वो है स्पोकन इंग्लिश, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और सही करियर गाइडेंस। तो एक्स्ट्रा डोज का नाम ही एक्स्ट्रा डोज इसलिए रखा गया कि जो डोज आपको मिल रहा है आजू बाजू में वो तो मिल ही रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा डोज यदि आपको मिल जाएं, सही करियर काउंसलिंग और अच्छी भाषा के ऊपर पकड़, वो भी एक यूनिवर्सल भाषा, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इन दोनों में हम पारंगत करने के लिए हमने इस पाठ्यक्रम, इस संस्थान, इस ब्रांड की शुरुआत की है। जी, मीडिया से रिलेटेड कोर्सेज कॉलेज में चलाए भी जा रहे हैं और सभी जानते हैं कि मीडिया का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी छोटी बड़ी चीज़ में मीडिया अपना बहुत कुछ देती है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मीडिया इस वक्त कैसे काम कर रही है और क्या हालत में चल रही है? क्योंकि स्वाभाविक मीडिया मतलब समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग, स्तंभ, भाग है और इतना बड़ा देश है, 130-135 करोड़ लोग हैं हम। भारत का मीडिया बहुत जिम्मेदार है। भारत का मीडिया अपनी भूमिका मजबूती से निभा रहा है। यही कारण है कि आज भी भारत में प्रजातंत्र, न्यायतंत्र सब मजबूत हैं, जिंदा हैं और कहीं ना कहीं एक मीडिया जो है अपने एक जो महत्वपूर्ण जो भूमिका मीडिया की होनी चाहिए कि वो जहाँ सही नहीं हो रहा है उसको तुरंत करेक्ट करे, अपनी आँख दिखाए, उसको अपना स्थान दे, उसको सही को सही और गलत को गलत कहे। ऐसा हो रहा है भारत में, अच्छे से हो रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए आप, मगर बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इंदौर के मीडिया के, मध्य प्रदेश के मीडिया के जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो एक मीडिया प्रेमी के रूप में देखते हैं। जी सर, आपका कोविड का टाइम कैसा रहा? किस तरह से आपने ये टाइम निकाला और कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोविड का टाइम मतलब जैसे सबके लिए ख़राब रहा वैसे हमारे लिए ख़राब रहा, आर्थिक दृष्टि से भी और सब दृष्टियों से। मगर मैंने 2-4-5 दिन को 6 दिन 8 दिन छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ मैंने अपने घर में फॉर्मल ड्रेस पहन के, फॉर्मल शूज़ पहन के, अपने घर के एक कमरे को ऑफिस बना के, मैं बाकायदा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, 9 बजे तक उस घर के कमरे में फॉर्मल अटायर में बैठ के काम करता था और मैंने काम किया। हमने तो यूटिलाइजेशन किया कोरोना के इस दौर को, जो गलतियां आज तक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इंट्रोस्पेक्शन करने का, खुद के अंदर झांकने का मौका मिला। क्या अभी तक वो नहीं कर पाए हैं? क्या गलतियां उनसे हो रही थी? उन सब को ठीक करने का मौका मिला, हमको भी मिला। हमने भी बहुत सारे
जो क्रियान्वयन करने के तरीके हैं उनमें बदलाव लाए हैं, कुछ पाठ्यक्रमों में बदलाव लाए हैं, जो आज देश की मांग है, ज़रूरत है, शहर की, प्रदेश की, देश की, उसको ध्यान में रखते हुए जो जो ज़रूरी बदलाव थे वो किए हैं। कोरोना कुल मिला जुला कर वास्तव में मानवता पे एक बहुत बड़ा आघात था, मगर यस, मैं वर्चुअल वॉयज अब है मेरे अपने परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, कुल मिला जुला के ठीक रहा। जी, कोविड के बाद ऐसा देखा गया है कि सारे सेक्टर जब धीरे धीरे खोले गए तो एजुकेशन का जो सेक्टर है वो सबसे आखिर में शुरू हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों को पहले खोला गया और एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबसे बाद में खुले हैं। तो उस देश में जहाँ पर शिक्षा को बढ़ाने की हर पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग कि शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो आपके हिसाब से ये पॉइंट कितना सही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सबसे लास्ट में खोला गया, जबकि प्रोटोकॉल सब जगह सेम थे? जो गाइडलाइंस आप दूसरी जगह फॉलो कर रहे हैं वो आप यहाँ भी करवा सकते हैं और कर ही रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के निर्णय बहुत अनुभवी लोग और बहुत बड़े स्तर के जानकार लोग गहराई के साथ लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सही थे अपनी जगह पर। एजुकेशन से जुड़े हुए, एजुकेशन जो लेते हैं वो देश का भविष्य हैं। किसी को नहीं पता था कि कोरोना किस उम्र के लोगों को कितना हिट करेगा। ये अलग बात है कि बाद में भिन्न भिन्न जगहों से खबरें आती रही कि वो इस उम्र के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, इस उम्र के लोगों को कम कर रहा है, मगर कोई भी मजबूती से ये नहीं कह सकता था कि यंग लोगों को इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कोरोना जब आपको होगा या हुआ उस दौरान और कोरोना के बाद, कोरोना के चले जाने के बाद के जो प्रभाव थे उनसे कोई नकारा नहीं जा सकता था कि वो किस में क्या नकारात्मक प्रभाव डाल सकते थे। सो ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको रोका गया कि आप कॉलेज स्कूल मत जाइए, इनमें कोई भविष्य का आदरणीय अबुल कलाम साहब हो सकता है, वो भविष्य का माननीय नरेंद्र मोदी हो सकता है, वो भविष्य का सचिन तेंदुलकर हो सकता है, वो भविष्य का सत्या नाडेला हो सकता है। सो स्वाभाविकतः इस युवा पीढ़ी को सहेज के रख पाना, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको इस बड़ी पेंडेमिक से बचा के रखना स्वाभाविकतः राष्ट्र का प्रथम उद्देश्य था और उन्होंने इसीलिए ऐसा किया भी। और दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि एजुकेशन में कई बार एक बड़ी संख्या में एक साथ लंबे समय तक बच्चे बैठते हैं। सो बहुत सारी जगहों पर आप 2-4-5 मिनट 10 मिनट संपर्क में रहते हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप 1-2-2, 5-5, 10, 6-6 घंटे संपर्क में रहते हो, एक क्लासरूम में रहते हो जिसका दरवाज़ा बंद होता है। सो संक्रमण के फैलने की स्वाभाविकता ऐसी जगहों पर ज़्यादा संभावनाएं हैं। मुझे तो लगता है निर्णय ठीक था। ये अलग बात है कि नुकसानदायक रहा बहुत सारे व्यवसायियों के लिए, मगर निर्णय सही था। कोरोना के बाद गाइडलाइंस हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने जारी की है, एजुकेशन सेक्टर के लिए भी गाइडलाइंस आई हैं, तो वो कितनी हेल्पफुल हुई हैं इस सेक्टर के लिए? हाँ, काफ़ी। गाइडलाइंस तो होनी ही चाहिए, नियम बनाए जाने चाहिए और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सो स्वाभाविकतः गाइडलाइंस का काफ़ी फ़ायदा हुआ और गाइडलाइंस का ही जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट की है उन्हीं का प्रभाव है या फ़ायदा है कि भारत जो है वो वास्तविकता में उतनी बुरी तरह से हिट नहीं हुआ जितनी बुरी तरह से दुनिया के संपन्न राष्ट्र, दुनिया के सो कॉल्ड तथाकथित जो विकसित देश हैं, जबकि हम तो एक विकासशील देश हैं। तो दुनिया के जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश कहे जाते हैं वो हमसे ज़्यादा बैडली हिट हुए हैं और भारत जो है वो तुलनात्मक रूप से भारत ने अपनी स्थिति को अच्छे से संभाला है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हाँ, हम भारतीय हैं और हम आर्यपुत्र हैं, भगवान से सीधा संबंध है हमारा। जी, वर्चुअल वॉयज की बात की जाए अगर, तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी? आप स्टूडेंट्स के लिए आगे और क्या सर्विसेज या कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं? हम वर्तमान में वो सारे पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित कर पा रहे हैं जो इस शहर के मुताबिक हैं। शहर में जिस प्रकार के बच्चे इस शहर में पढ़ना चाहते हैं, इस शहर में जिस प्रकार के उद्योग हैं, नौकरियां और रोजगार और स्वरोजगार की जो संभावनाएं इंदौर और इंदौर के आजू बाजू में विद्यमान हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, जैसे आपने डिजिटल मीडिया आज के समय की मांग है, हमने डिजिटल मीडिया कोर्स ऐड किया है, छोटे छोटे कोर्सेज ऐड किए हैं। भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत की योजना है उसमें हमने एक
जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मेरी, वो ये है कि हम भारत में कम से कम 1000 छोटे डिजिटल मीडिया अकेडमीज़ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी देकर, और ब्रांड नेम होगा पेज 3 डिजिटल। सर, डिजिटल मीडिया और मीडिया दोनों की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए इन दोनों फील्ड में कितना स्कोप है? अथाह अनंत स्कोप है। यदि आप कर्मशील हैं, आप कर्मठ हैं, मेहनती हैं, भाषा से प्यार करते हैं, खूब स्कोप है, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। आप देखिए कि आज से कुछ 20 साल पहले देश में खाली 2 चैनल हुआ करते थे, आज 850 से ज़्यादा चैनल्स हैं जी। इतना कंटेंट बन रहा है चारों तरफ, उस कंटेंट के बारे में सोचने वाले, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले, उसका उसको प्रोड्यूस करने वाले, उसमें एक्ट करने वाले, उसमें संगीत देने वाले, उसमें आवाज़ देने वाले, उसको एडिट करने वाले, उसको मार्केट करने वाले, फिर उसको देखने वाले, कितना बड़ा बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जिन लोगों से जुड़ा हूँ, जिनसे मिलता जुलता हूँ, बातें करता हूँ, मुझे तो लगता है कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की इस इंडस्ट्री में कमी है। सो यदि आप मैं तो हर किसी युवा से कहूँगा कि यदि आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, थोड़ा आपको बात करना पसंद है, बैठ के काम करने के बजाय आपको थोड़ा खड़े रह के काम करने में रुचि है, तो आइए मीडिया में। मीडिया बहुत बड़ा उद्योग है और भारत में तो ये अपने पैर पसार रहा है। और भारत 135 करोड़, तो हम दुनिया की 20% आबादी तो हम ही हैं, 25% आबादी। जी सर, सोशल लेवल पर आप सोसाइटी के लिए किस तरह वर्क कर रहे हैं और अब तक के आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड्स कौन से रहे? ओह, बहुत सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिया आपने। देखिए, ये जो बिज़नेस है एजुकेशन, ये आपको बहुत मौका देता है कि आप अपनी डेस्क पे बैठ के, अपनी टेबल पे बैठ के, अपने संस्थान पे बैठ के जब चाहो तब किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास जुनून है, कुछ करने का मादा है, इच्छा है, और वो प्रोफिशिएंसी भी है, मगर फीस नहीं है। तो जब कभी कोई बहुत काबिल लायक बच्चा आता है या कोई बच्ची आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो हम सपोर्ट कर सकें फाइनेंशियली, उसकी फ़ी कम कर सकें, उसको किश्तों में फ़ी अलाउ कर सकें, कोर्स ख़त्म होने के बाद भी फ़ी देने की उसको हम आज़ादी दे सकें, उतना भर कर पाते हैं। और जहाँ तक जॉब दिलवाने की बात है, तो कोशिश करते हैं कि न सिर्फ हमारा बच्चा, कहीं का भी कोई भी स्टूडेंट यदि हमसे संपर्क करे जॉब के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम सही जगह पर फिट करें, उसको सही मौका दिलवाएं, सही अपॉर्चुनिटी दिलवाएं। एजुकेशन में यहाँ रहते रहते ही ये जो छोटा मोटा हम कुछ सामाजिक काम कर पाते हैं, वही कर पाता हूँ मैं। अन्यथा सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं यही रहता हूँ। 365 दिन कोशिश करता हूँ कि ऑफिस आऊँ, भले वो होली हो, दिवाली हो। सो ऐसे मौका नहीं मिल पाता। बाकी तो कोशिश करता हूँ 8-6 महीने में, 1 साल में खुद ब्लड दे दूँ। जी, आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स आपसे गाइडेंस लेते ही रहते होंगे और आप उन्हें देते भी होंगे, तो ऐसे ही हमारे यूथ को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें और बेहतर बना सकें? अब देखिए, यूथ कई प्रकार का है, भिन्न भिन्न प्रकार का यूथ भारत में है। कुछ लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो एक बड़ा तबका है, बड़ा वर्ग है, उसको मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा देखा है, मैं यहाँ रोज़ 10, 20, 25 नए बच्चों से मिलता हूँ। सो मैंने ऐसा पाया है कि आज की जो पीढ़ी है वो बेहतरीन पीढ़ी है। उसके पास सूचना तंत्र, तकनीकी ज्ञान वो उतनी मात्रा में उपलब्ध है जितना हमको सूंघने को भी नहीं मिलता था। 12th तक सूंघने को भी नहीं मिलता था। हमको 7 बजे शाम को, 7 से 8:30, 7:30 बजे तक कृषि दर्शन देखना पड़ता था। आई एम श्योर आप थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, कृषि दर्शन दूरदर्शन पे आया करता था। आपको गाने सुनने के लिए बुधवार और शुक्रवार की शाम का इंतज़ार करना पड़ता था कि चित्रहार आएगा और आप वही गाना सुन सकते थे जो वो सुनाएंगे आपको। आज तो बच्चों के पास मनोरंजन के, ज्ञान के अनेकों साधन हैं। तो बच्चा सक्षम है, ज्ञानी है, मगर वो मेहनती नहीं है। सपने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होती है, अपने शौक़, अपनी इच्छाओं को साइड में रखना होता है, ताक पे रखना होता है, और आपको सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, वो मेहनत करने के प्रति जिम्मेदार नहीं है। वो पाना बहुत कुछ चाहते हैं,
करना कम चाहते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहते, कम करना चाहते हैं। यदि वास्तविकता में हम विकसित देशों से सिर्फ एक बात सीख लें, जो भी बड़े विकसित देश हैं, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यदि हम एक बात उनसे सीख लें कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, जबकि ये जो बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये बात हमारे संस्कृति में है, हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी हुई है, मगर उसका जो शाब्दिक नहीं, उसका जो भावार्थ है उसको समझने की ज़रूरत है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। सो आपको पुरुषार्थ तो करना होगा। सो ये जो आज की पीढ़ी है ये कहीं थोड़ा दिग्भ्रमित है। वो कितना उनको पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, कितना उनको प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, उसका राइट मिक्स नहीं कर पाते हैं। और वो एक बहुत बड़ा डेंट है भारत के युवाओं के लिए। यदि ये युवा संगठित हो जाए तो हमको विश्व शक्ति, हम तो पहले भी विश्व शक्ति थे, विश्व शक्ति बनने से हमको, मतलब पुनः विश्व शक्ति बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर अभय जैन से हमने कई सारी बातें जानी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर्चुअल वॉयज के बारे में, साथ ही सर के करियर के बारे में, कोविड के टाइम किस तरह निकला उसके बारे में, गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जारी की उसके बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट सर ने यूथ के लिए मैसेज दिया है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, उसे पहचानिए और मेहनत करिए तो ही आपको अपनी सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.